तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि पैरेलैक्स होता क्या है। तो इट इज द apparent shift in the position of an object with respect to another object when we shift Ri sideways, ठीक है। तो ये पैरेलैक्स होता है। मतलब ऐसा होता है एक्चुअल में, जैसे हम लोग कई बार क्या होता है कि जब मान लो कहीं बैठे हुए हैं और किसी ऑब्जेक्ट को मान लो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि मान लो लार्ज डिस्टेंस पर है, मान लो, है ना। तो होता क्या है कि आप जैसे एक आई को मान लो, जैसे आपने कि राइट आई जो हमारी है उसको क्लोज किया और लेफ्ट को ओपन रखा, तो उस जो ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो मान लो लार्ज डिस्टेंस पर है और उसके पहले कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप देख रहे हो। यानी हमारे पास में जो दो ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो कि फिक्स है, जो कि लार्ज डिस्टेंस पर है, ओके, और एक ऑब्जेक्ट जो कि पहले है। तो हम लोग जब लार्ज ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखते हैं तो होता क्या है कि लेफ्ट आई को हमने ओपन रखा, राइट आई को हमने क्लोज रखा। तो आप देखोगे कि जब आप लेफ्ट जो आई है उसको क्लोज करोगे, राइट आई को अगर आपने ओपन किया, तो ये जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या करेगा, ऐसा लगेगा जैसे वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो अपरेंटली अपने को लग रहा है ऐसा कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ऑब्जेक्ट तो वही है, लेकिन हमारी आई, जब हमने आई की पोजीशन चेंज करी तो हमें क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ये जो हो रहा है इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स, ओके। और होता क्या है कि जो नजदीक वाला, जो क्लोजर वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, वो जब हमने जैसे मान लो लेफ्ट टू राइट गए, वो ऑब्जेक्ट मालूम किधर शिफ्ट होगा, अपने को लगेगा वो ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट गए तो वो राइट टू लेफ्ट जा रहा होगा, ऐसा अपने को लगता है। जो पास वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा लगेगा, जब आई लेफ्ट टू राइट हमने शिफ्ट किया तो वो लगेगा कि वो राइट टू लेफ्ट गया है, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा होता है, ओके। अब इसमें कैसे हम लोग लार्ज डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट रखे हैं उनकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो मान लो जैसे कि हमारे ये, जैसे मान लो ये अर्थ है, मान लो, है ना। और मान लो यहाँ से, जैसे ऐसे सिंपल ऐसे समझो आप, एक और जैसे एग्जांपल लेता हूँ। जब आप ट्रेन में बैठे हो या बस में अगर बैठ के कहीं जा रहे होते हो तो आपने देखा होगा कि जो दूर जो ट्री होते हैं, जिस, है ना, जो मतलब बस या ट्रेन से जो दूर पर जो ट्री होते हैं वो अपने को क्या लगते हैं, वो स्लो मूव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके इधर हमारी ट्रेन के पास में जो ट्री और ये जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने को फास्ट पीछे मूव करते हुए नजर आते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ भी ऐसा कुछ है। तो होगा क्या, यहाँ देखो, मान लो इस ऑब्जेक्ट जो कि लार्ज डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं जैसे मून ही मान लेते हैं, है ना, उसकी डिस्टेंस फाइंड करना मान लो अपने को। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही इंस्टेंट पर दो पोजीशन पर जाके
दो एक अब दो पोजीशन पे एक बंदा तो नहीं जाएगा, इसका मतलब दो बंदे होंगे या तो, है ना, जो दो साइमल्टेनियसली क्या कर रहे होते हैं वो उस डिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं। तो मान लो एक बंदा यहाँ है और एक यहाँ है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो तो लास्ट डिस्टेंस पर है। जैसे अगर मून है तो मून तो पास में नहीं है, बहुत दूर है। सन है तो सन भी बहुत दूर है ना। तो ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो मान लेते हैं बी है, या बी या डी मान लेता हूँ, मैं इसको बी मान लेता हूँ। ओके, और इसके पीछे एक ऑब्जेक्ट है जो कि फिक्स है, मतलब कोई स्टार है जो फिक्स है। जैसे अगर आप चाहो तो पोलर स्टार जैसे होता है, वो तो अपने को एक ही जगह पर लगता है ना। तो वो लास्ट डिस्टेंस पर है, तो वो अपने को कैसे, मान लो यहाँ कहीं नजर आ रहा है वो, ये उसकी पोजीशन है मान लो एस। तो आप क्या करोगे, इसको इससे मिलाओगे और इस ये जो ऑब्जेक्ट जिसकी डिस्टेंस निकालना है उसको इससे मिलाओगे, और क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि θ1 है। पहले उस ऑब्जेक्ट को, इसको देखेंगे जो पीछे ऑब्जेक्ट है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। इनके बीच में ये क्या है, ये एंगल θ1 है। अब मान लो अपने साइमल्टेनियसली दूसरी जगह कोई दूसरा पर्सन है जो मेजर कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट इसको देखेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना बी, दरअसल ये जो स्टार की डिस्टेंस उसके कंपैरिजन में क्या है, काफी स्मॉल है। यानी जो बी है वो लेस देन काफी स्मॉल है, मतलब वो, है ना। तो इस केस में यानी बी हमारे पास में क्या है, ये हो गया हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ दी रेफरेंस ऑब्जेक्ट। हमारे पास में ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट है जिसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, यानी जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये, तभी तो रेफरेंस माना मैंने उसको। तो वो लास्ट डिस्टेंस है। तो जब ये बंदा यहाँ से भी ये भी देख रहा होगा तो उसको भी क्या लग रहा होगा कि इस जगह पर वो है, उसको ऐसा ही नजर आएगा वो, है ना। इस जगह पर क्या है, ये एस डैश है। कौन ये, इसको मतलब लास्ट डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से देखो, जैसे होता है ना, मान लो मून को देख रहे हैं हम लोग, तो घर से देखें या 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाके देखे तब भी अपने को वहीं दिखता है ना। इसका मतलब ये यहाँ देखे तो इसको लग रहा है कि यहाँ है, ये यहाँ से देखेगा तो इसको यहाँ भी से भी लगेगा कि इधर ही है। तो उसके बाद फिर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो, ये जो एंगल मिला ये θ2 है। तो ये एंगल क्या हो गया, θ2। ये एंगल क्या होगा, θ1। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने मान ली कि h है मान लो। तो एक तरह से, क्योंकि यहाँ b काफी स्मॉल है और ये ऑब्जेक्ट भी लास्ट डिस्टेंस पर है, यानी b जो है, यहाँ भी जो b है वो लेस देन h ही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक तरह से आर्क हो जाएगा। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था प्लेन एंगल वाला। अगर ये आर्क b है और ये h है मान लो, जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और ये एंगल हमारे पास में क्या आया है, θ1 प्लस θ2। तो क्या था कॉन्सेप्ट, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस ना। तो एंगल कितना है यहाँ, θ1 प्लस θ2 आर्क, एंड और रेडियस क्या होगी इसकी h, यानी हमारे पास वो डिस्टेंस क्या होगी b डिवाइडेड बाई θ1 प्लस θ2। ठीक है, जहाँ θ1, या इसको आप चाहो तो b बाई थीटा ले लो, है ना। यहाँ θ1 θ2 थीटा ये सब किस में है, रेडियन में। तो आप किसी भी लास्ट डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस बता सकते हो इस मेथड से। आप चाहो तो घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि वॉल तो फिक्स है, उस पर एक पॉइंट फिक्स करिएगा, वो आपका हो गया स्टार एस। ओके, और पास में आप अपनी पेंसिल रखिएगा,
है ना। पेंसिल को देखना है तो पेंसिल क्या हो गई, ये हो गया ये वाला ऑब्जेक्ट जिसकी डिस्टेंस निकालना है ना। तो आप देखोगे कि एक को आप जब लेफ्ट को बंद कर राइट आई को बंद करोगे और लेफ्ट को ओपन रखोगे और पीछे उस वॉल को देखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि लेफ्ट को क्लोज करना है, राइट को ओपन करना है, तो आपको आप अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको ये ऐसा लगेगा जैसे शिफ्ट हो गया है, किधर, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो गया, कौन, पेंसिल। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है, वो तो पेंसिल तो अभी भी वही है, लेकिन अपरेंटली क्या हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ जो हमने किया ना जिस मेथड से, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। इसमें ऐसा हो रहा है कि अपरेंटली क्या हो रहा है, जैसे शिफ्ट हो रहा है ना। जब आप यहाँ से देख रहे हो तो अपने को क्या लग रहा है, देखो, जब यहाँ से देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है अपने को, यहाँ दिख रहा है। और जब यहाँ से देख रहे हैं तो अपने को क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट तो अभी भी वही है, वो हमारी पोजीशन चेंज हो रही, इसलिए ऐसा लग रहा है। यानी एक से अगर स्मॉल डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक आई होगी और एक आई होगी, है ना। तो अगर लेबोरेटरी में करें तो आई को लेकर कर सकते हो, और नहीं तो फिर ये हमारे पास ये जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए ये है ही मेथड, इस तरह से अप्लाई करेंगे साइमल्टेनियसली, है ना। ये ऑब्जर्व किया जाता है एक इंस्टेंट, मतलब किस इंस्टेंट की बात की जाती है, ये नहीं कि आज इसको मेजर कर लिया फिर कल जाके यहाँ इस जगह जाके मेजर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। साइमल्टेनियसली इनकी पोजीशन देखी जाती है, ओके। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कुछ बच्चे बोल रहे सर वर्नियर कैलिपर का ही बता दो, वर्नियर कैलिपर का भी समझा देता हूँ मैं आपको पहले। सर जरा ऊपर ले सकते हो क्या वो? सर ये एंगल सर रेडियंस में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ रेडियन में, वो डिग्री में आएगा तो उसको कन्वर्ट करना बताया था ना आपको, भूल गए? याद है। याद, याद है ना, हाँ। लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया तो बता दीजिएगा। हाँ सर, लिख लिया सर। लिख लिया सर। एक एक मिनट सर। हम्म। हो गया सर। हम्म। अब जैसे वर्नियर कैलिपर का ही बताता हूँ मैं, वैसे तो इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, इसमें और डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी बताऊंगा। यहाँ तो मैं अभी जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर उसी के बारे में बताऊँ, क्योंकि वही अभी आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि दो स्केल होती है, एक होती है मेन स्केल और दूसरी होती है वर्नियर स्केल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दरअसल मैं पहले इसका फिगर बताता हूँ। ऐसा फिगर आपने देखा होगा कि इस तरह से होता है ये फिक्स है, और इसके साथ में एक स्केल लगी रहती है जिसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। इस पर ऐसे डिविजन्स बने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है ना। तो ये जो स्केल मैंने बनाई, यानी इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल।
और एक इसके लिए इसमें 1 है ना, ये 0 होता है, फिर 1 2 3 4 फिर से। तो ये हमारी ये होती है हमारे पास में मेन स्केल। तो मेन स्केल में आपने देखा है कि इसका जो लिस्ट काउंट होता है 1 mm होता है। अब अपने को जो हमारे पास में जो स्केल है 1 mm है, हमें उससे भी छोटा मेजर करना है, यानी 0.1 mm तक मेजर करना है। आरिवासन में कितना करना है? 1 mm तो होता ही, हमारी जितनी भी स्केल होती है 1 mm तक होती है, लेकिन हमें 1 mm से भी स्मॉल मेजर करना है, यानी मिनिमम, यानी लिस्ट काउंट उस केस में यानी 0.1 mm होगा। तो वो अपने को फाइंड करना है, वो निकालूंगा कैसे। तो इसमें पहले समझना ये है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक बात याद रखो, इसमें जो कॉन्सेप्ट काम करता है वही यूनिटरी मेथड। सबको पता है यूनिटरी मेथड क्या है ना। जैसे आप सिंपल देखो, इसमें जो कॉन्सेप्ट काम करेगा वो सिंपल सा ये है कि मान लो अगर मैं आपको एक स्केल दे रहा हूँ जो कि 6 इंचेस मान लो, है ना, जिसमें 6 इंच में कितना होता है? 15 सेंटीमीटर होता है। अब 15 सेंटीमीटर को मान लो एक नई स्केल बनाना है, जिसमें मुझे अभी जैसे मान लो मैंने कहा कि कितने तक, मतलब कितना वो 15 सेंटीमीटर तक है, यानी 15th मान लो डिवीजन है उसमें, यानी उसका लिस्ट काउंट मान लो 1 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं इसमें, मान लो मैं डिवीजन जो कि इसमें 15 डिवीजन है, मैं चाहता हूँ कि 20 डिवीजन हो। स्केल उतना ही है लेकिन उसको मैं 20 डिवीजन में ले जाना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा मैं, मान लो 20 डिवीजन आ गए मेरे पास में, तो कॉन्सेप्ट क्या लगाऊंगा कि 1, अब आप देखो 1 मेन स्केल की मतलब अब आप उसकी बात करो तो टोटल डिवीजन कितने उसके मेन स्केल जो भी हमारे पास में है 15 सेंटीमीटर है। अब 15 सेंटीमीटर कोई अपने को दूसरी स्केल में लेके जाना है, लेंथ उतना ही है 15 सेंटीमीटर, लेकिन मैं इसको डिवीजन बना रहा हूँ 20 डिवीजन में। क्या लिखूंगा? 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 इंटू वो जो भी स्केल होगी उसका डिवीजन, यानी 20 इंटू डिवीजन। ओके, तो आप देखो 1 डिवीजन इक्वल टू कितना आ जाएगा उसमें? 15/20 आ जाएगा ना। यानी उसका जो लिस्ट काउंट है उस स्केल का वो कितना मिल रहा है अपने को, एक तरह से देखा जाए तो उस केस में अगर हम बात करें तो 3, मतलब उसको तो भी मैंने डिवाइड किया है। अभी ये नहीं कहूंगा कि लिस्ट काउंट हो गया 3/4 लिस्ट काउंट आ गया, ये नहीं कह सकता मैं। उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यानी उसका मैंने यही किया कि उसका जो डिवीजन बना नई स्केल का, वो उसका जो एक डिवीजन की जो लेंथ होगी वो कितनी आ रही है, एक तरह से 3/4 सेंटीमीटर, यानी हमने इसको छोटा कर दिया। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ काम करेगा। देखो कैसे, मान लो कि हमारे पास में ये मेन स्केल है, और यहाँ वर्नियर स्केल है। तो यहाँ से मान लो हमने स्टार्ट किया, पहले ये 0 है। तो आपका जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि 9 डिवीजन हम लोग किसके लेते हैं? मेन स्केल के। यानी उसका जो लिस्ट काउंट है वो क्या है? मेन स्केल का 1 mm है। और इसके कितने डिवीजन लेते हैं? इसके 10 डिवीजन लेते हैं, किसके? वर्नियर के। ठीक है, तो देखो कैसे, ये मान लो हमारे पास में वर्नियर है, इसको बड़ा कर लेता हूं मैं, है ना। तो इसका भी ये 0 है, ये मैंने लिया मेन स्केल, और ये हो गया मेरा वर्नियर स्केल। इसके कितने डिवीजन ले रहा हूं मैं यहाँ? ये 0 था, यानी यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये 0, और एक काम करते हैं, इसको बाद में बनाते हैं, पहले इसका बनाता हूँ। ये 1 है ना, ये 2 है,
ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका जो ये जो लेंथ है इसकी, ये कितना है 1 mm है। ओके, हर एक की 1 mm है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ, 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन ले रहा हूँ मैं, इसके 9 को इसके इक्वल करना है मुझे, है ना। तो आप देखो कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना मिल गया मुझे, 9/10 मेन स्केल डिवीजन यानी 0.9 और मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 mm में, यानी आ गया मेरे पास में 0.9 mm, है ना। तो यहाँ देखो आप, ये लेंथ तो 1 mm हुई ना, यानी इस पॉइंट इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो 1 mm हुई, लेकिन इसका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना दिख रहा, 0.9। इसका मतलब है कि 0.9 का मतलब है कि इसका 1 यहाँ है और ये डिस्टेंस कितना आ रही है इसके लिए 0.9 mm आ रही ना। फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करो इससे 0.9 को, तो कितना जाएगा 18 जाएगा ना, 1.8 जाएगा। इसका मतलब है कि इसका 2 यहाँ गया ना, और है ना। इसका मतलब ये भी हुआ ये जो डिस्टेंस है यहाँ, ये कौन सी, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है ये कितना हुआ, ये 0.1 mm हुआ कि नहीं हुआ। और ये जो डिस्टेंस हुआ यहाँ, ये कितना है, ये 0.2 mm हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ के बीच की वो तो 2 mm है ना, लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है 1.8 हुआ ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया ना भाई। ये लेंथ मिल गई मुझे कितनी 0.9, तो फिर ये पूरी लेंथ कितनी बोलूंगा मैं 0.9 + 0.9। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका तो ये यहाँ है, ये कहाँ जाएगा इसका 3 यहाँ जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना हो 3, यानी 0.9 × 3 करोगे ना आप, तो ये कितना हो गया 0.3 mm हो गया ना, है ना। फिर वापस किस पे जाओ, या 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा है, यानी यहाँ जाएगा है, इसका 4th यहाँ है और डिस्टेंस कितना होगा यहाँ, ये हो जाएगा 0.4 mm ना। फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा, यानी यहाँ जाएगा मिड में, ये 5 आ गया। तो ये डिस्टेंस कितनी बताएगा, ये डिस्टेंस है 0.5 mm ना, क्योंकि टोटल 51 है एक तरह से, मतलब 5 हुआ और यहाँ इसको 0.9 × 5 करोगे तो कितना जाएगा 4.5 जाएगा ना, यानी 0 और 5 के बीच की डिस्टेंस क्या है 4.5 होगा। तो ये कितना डिफरेंस ये आ रहा है। फिर है यहाँ 6, तो इसका 6 के लिए क्या करेंगे, कितना जाएगा 5.4 जाएगा, यानी यहाँ जाएगा ये। तो फिर डिस्टेंस कितना हुआ, ये 0.6 mm हुआ। फिर 7 से मल्टीप्लाई करो मान लो, तो इसका 7 कहाँ जाएगा यहाँ, तो 7 से मल्टीप्लाई करो तो डिस्टेंस कितना देगा है, क्योंकि 7 × 9 तो 6.3 हो गया ना, ये 6.3 हो गया, तो ये कितना हुआ फिर 0.7 mm हुआ ना, और ये क्या हो गया 7 हो गया। उसके बाद ठीक है, यहाँ 8 का देखेंगे, 8 के लिए जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 0.9 × 8 कितना हुआ 7.2, यानी 7.2 मतलब ये होगा, तो ये क्या हो गया इसका 8 हो गया, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ 0.8 होगा ना। फिर 9 × यानी 8.1 कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं जाएगा,
यानी ये 9 हो गया, है ना। और ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ, ये 10 हो गया ना। है ना। तो आप देख रहे हो कि अगर 10 हो गया तो यहाँ से डिस्टेंस, क्योंकि ये 9 इंटू 0.9 8.1, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया, इसका मतलब 0.9 mm हुआ ना। ये लॉजिक समझ में आया? यस सर। अब ध्यान से समझिएगा, आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो क्या देखा आपने कि मान लो ये, क्योंकि ये तो फिक्स है मान लो हमारे साथ उस ऑब्जेक्ट के साथ, ये तो मूवेबल होता है ना। मूवेबल कौन सा है, ये वाला है। मूवेबल स्केल हमारे पास में ये है, जब ये मेजर करता है। अब ध्यान से देखो, अगर यही वैल्यू ये इसकी 0, मान लो इसकी 0 पे चला जाता है, तो कितना शिफ्ट हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कितना शिफ्ट हो रहा है, 1 mm शिफ्ट हो गया ना। तब तो सीधा रीडिंग दे देगा 1 mm। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 1 और 2 के बीच में मान लो वो मिला अपने को, ये 0 कहाँ गया, 1 और 2 के बीच में मिला, और हम कहते हैं कि 7th कोइंसाइड कर रहा है। अब ध्यान से समझना, देखो इसको, कि अगर ये 0 1 और 2 के बीच में कोइंसाइड कर रहा है, 1 और 2 के बीच में, जब दो जोज के बीच में, यानी ये जोज होते हैं, इनके बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो मान लो ये जो 0 है वो 1 और 2 के बीच में है। किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में है। और वो कह रहा है कि 7th कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब 1 तो हमारा आंसर है ही, प्लस 7th कोइंसाइड करने का मतलब क्या हुआ, तो 7th जो है किसका, वर्नियर स्केल का 7th, किसके, इसके मेन स्केल के किसी भी उससे कोइंसाइड कर रहा है ना। तो मतलब क्या हुआ इसका, देखो, क्योंकि इसका मतलब सिंपल इतना ही हुआ कि ये 7th कोइंसाइड करने का मतलब ये हुआ कि ये कितना चला, मतलब ये जो वाला पॉइंट है ये है यहाँ ना, तो 7th कोइंसाइड कर रहा, तो इससे कोइंसाइड कर रहा मान लो, है ना। तो इससे तो करेगा नहीं क्योंकि आगे चला गया, तो ये आगे यहाँ पहुंच जाएगा। तो किससे कोइंसाइड कर रहा होगा ये, क्योंकि 1 तो पूरा चला नहीं, तो 1 पूरा चला और ये कोइंसाइड कर रहा, तो 8 से कोइंसाइड कर रहा होगा मान लो, 8 से करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, ये 0 यहाँ से यहाँ आया है। या फिर इसको छोड़ो, पहले यहाँ से समझो, मान लो ये जो 0 है वो यहाँ आया, किस पर, इसके मेन स्केल के 1 पर आया है। तो मेन स्केल के 1 पे आया है, तो इसका मतलब ये कितना चलेगा, ये वाला जो पॉइंट है ये कितना चलेगा, अगर ये यहाँ से यहाँ गया तो ये वाला पॉइंट भी तो 1 mm ही चलेगा। ये पॉइंट क्या करेगा, 1 mm चलेगा। क्लियर है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो अब आप यहाँ देखो, अगर मेन स्केल तो यहाँ है और ये 0 इसका जो है किसका, वर्नियर स्केल का, अगर ये मान लो शिफ्ट होता है, मैं कहता हूँ कि 7th वाला कोइंसाइड कर रहा है, 7th वाला मान लो 7 से कोइंसाइड कर रहा है, इसके 7 से, किससे, मेन स्केल के 7 से, तो इसका मतलब ये कितना चला, इधर 0.7 चला ना। अगर ये 7 इसके 7 से, मेन स्केल के 7 से कोइंसाइड कर रहा, तो ये कितना चला, 0.7 चला कि नहीं चला। इसका मतलब हुआ कि ये जो 0 है वर्नियर स्केल का, वो भी कितना चला, 0.7 ही चला। और रीडिंग किसके बीच में, क्योंकि ये जो 0 है किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो मेन स्केल की रीडिंग तो 0 हो गई, है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि 7th को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.1 mm से मल्टीप्लाई करते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रीडिंग देखो ना, क्योंकि 0.7 तो शिफ्ट हुआ वो यहाँ, जैसे अभी, और मेरे ख्याल से उतना क्लियर हुआ नहीं, पहले यहाँ तक क्लियर है। मैं आपको पहले इसका लिस्ट काउंट भी बताता हूँ, लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे देखो, या वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं उसको, लिस्ट काउंट, है ना। इसको हम लोग, या वर्नियर कांस्टेंट, क्योंकि हर वर्नियर का अपना एक कांस्टेंट होगा। तो ये इक्वल टू होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू हो गया 1 mm माइनस ये कितना है, 0.9 mm, यानी हो जाएगा
0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर, ये हमारा लिस्ट काउंट है ना। 0.1 mm इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझो, देखो मैं कह रहा हूं कि मान लो हमने इसको किसको, इस जीरो को, जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल को मान लो मैंने यहाँ से, ये पॉइंट है, पॉइंट ओ डैश मान लेता हूँ। ओ डैश पॉइंट मान लो कितना शिफ्ट हुआ, 0.7 शिफ्ट किया मान लो मैंने, 0.7 mm। तो 0.7 mm करने का मतलब क्या हुआ कि जो 7 है वो 7 के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। ये बात समझ में। उसके बाद यहाँ से देखो, है ना, अगर मान लो मैंने इसको और डैश को मान लो मैंने 0.1 शिफ्ट किया, तो 0.1 शिफ्ट किया तो यही कोइंसाइड करेगा 1 ही, और कोई कोइंसाइड नहीं कर सकता। देखो देख लो मेरे आप। तो अगर ये जीरो मान लो, इसका वर्नियर स्केल का जीरो में अगर 0.1 शिफ्ट करता हूँ इधर राइट साइड में, तो आप देखोगे कि ये 0.1 शिफ्ट होगा, तो ये भी 0.1 होगा। तो हर पॉइंट जो है 0.1 शिफ्ट होगा, लेकिन कोइंसाइड तो 1 ही करेगा। उसी तरह आप देख लो, अगर मैंने इसको 0.2 शिफ्ट किया तो 2 ही कोइंसाइड करेगा, बाकी कोई कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ये बात समझ में भाई? हमें किससे कोइंसाइड करवाना है? मेन स्केल से कोइंसाइड करवाना है। तो अगर इसको और डैश को मैंने अगर मान लो 0.3 शिफ्ट किया राइट में, तो ये 3 वाला ही कोइंसाइड कर रहा, बाकी कोई कोइंसाइड ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमने मान लो 0 और 1 के बीच में मान लो 0 को रखा, किसके, मेन स्केल के 0 और 1 के बीच में अगर आपने और डैश को रखा, और मान लो कह रहा है कि 8 कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 8 कोइंसाइड करने का मतलब हुआ कि आपने शिफ्ट ही उसको इतना किया 0.8 mm, तभी तो वही कोइंसाइड कर रहा है। और रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल की 0 हो गई, तो रीडिंग क्या लिखोगे वापस की। तो आप क्या करते हो, वहां 8 को किससे मल्टीप्लाई करते हो, वहां लिस्ट काउंट से। यानी कैसे, यानी रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स की क्या होती है, वो होती है दरअसल रीडिंग की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो इक्वल टू होगा रीडिंग ऑफ मेन स्केल प्लस लिस्ट काउंट of वर्नियर कैलिपर्स into वर्नियर स्केल डिवीजन which coincide to one of main scale division, one of main scale division। ये बात समझ में आई? जैसे हमने मान लो सिंपल सी बात है कि अब जैसे तो आपके पास एग्जांपल्स होंगे, इसमें फिर से समझाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो आप तो ऐसे समझो वापस से कि मान लो इसका जीरो मान लो यहाँ है, कहाँ, यहाँ कहीं, इसको इस 2 और 3 के बीच में मान लो है, किसका, और डैश मान लो 2 और 3 के बीच में, किसका 2 3, मेन स्केल का 2 3, किसके 2 3 की बात कर रहा हूँ मैं, मेन स्केल का 2 3 है। देखो 2 3 के बीच में ये ब्लू डॉट दिखा रहा हूँ मैं यहाँ, तो इसका मतलब 2 तो उसका होगा ही, तो 2 प्लस, यानी यहाँ क्या लिखेंगे आप, रीडिंग ऑफ मेन स्केल मतलब 2 प्लस, फिर मान लो उसने कहा कि 6th वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो 6th वाला कोइंसाइड करने का मतलब वो तभी कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब वो कितना शिफ्ट हो रहा है, वो इसका मतलब 0.6 शिफ्ट हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, वहां 6 into
0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रीडिंग क्या हो जाएगी 2 प्लस 6 इंटू 0.1 यानी 2.6 हो जाएगी, यानी उसका आंसर क्या हो जाएगा 2.6। यानी क्या लिखा मैंने, रीडिंग ऑफ मैनी स्केल प्लस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन विच कोइंसाइड टू द वन ऑफ मैनी स्केल डिवीजन। ये हमारे पास में क्या होगी, उसकी रीडिंग होती है। इस तरह से देखते हैं, आई बात समझ में? हाँ यस तो यही कॉन्सेप्ट था उसमें, और क्या। ओके इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस चीजों में पूछेगा। ये भी पूछते हैं कि आपके जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, वो भी है क्या? नहीं है ना, क्योंकि वो फिर आपको डिटेल में बताऊंगा मैं इन सब चीजों के बारे में। तो एक तो ये पॉइंट हो गया इसमें, ठीक है। अब रही बात यूनिट की, तो देखो 7 तो हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट है, और देखो यूनिट के सिस्टम भी है। जैसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में पहले एमकेएस था, सीजीएस था, एफपीएस था। इन्होंने इन सबको मिला के एक सिस्टम बना लिया जिसको बोलते हैं हम लोग एसआई यूनिट, है ना। तो एसआई यूनिट हमारे कोर्स में जो है वो एसआई यूनिट का ही है, यानी अगर मेंस में एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो एसआई यूनिट से ही आते हैं, तो वही आपको याद भी रखना है ना। वैसे तो सीडीएस का भी लोगों को पता होता ही है, एफपीएस तो हम बात ही नहीं करते हैं, है ना। वो तो आपके जितनी बुक्स उनमें अगर मिलता है तो रेयर मिल जाएगा, लेकिन है नहीं वो वैसे कोर्स में। वो थे पहले सिस्टम थे, अभी कुछ कुछ जगह पर तो अभी भी फॉलो किए जाते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा यूनिट सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और बाकी जितना भी सब इनसे डेराइव होता है, और 2 सप्लीमेंट्री है, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का क्या है, रेडियन है, और उसका क्या है, स्टर रेडियन है। जो यूनिट हम लोग लेते हैं वो स्टर रेडियन है, किसका, सॉलिड एंगल का, ठीक है। ये सब बताने की जरूरत है, ये तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। यस और नो कुछ तो बोलोगे आप लोग, हाँ सर। है ना। तो वो तो फंडामेंटल है, 7 है, सबको पता है कि क्या क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मॉल है ना। तो 7 फंडामेंटल हमारे पास में, उनका सबका यूनिट भी पता ही है। जैसे लेंथ का क्या है, मीटर है, ऐसा यूनिट, है ना। मास का क्या है, केजी है, टाइम का क्या है, सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर है, टेम्परेचर का क्या है, केल्विन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है, कैंडेला है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, मोल है। मोल। ये यूनिट है। ये सब आपको इतना सबको रहता है। ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इसके डायमेंशन के बारे में, और कैसे कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग डेराइव कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। या जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, जिससे हम लोग ये चेक कर लें कि उस फॉर्मूला की करेक्टनेस, है ना, फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये भी आता है कि बताऊँ इसके बारे में फिर मैं, बोलो। क्योंकि मैं ये चीज़ थोड़ी उतनी क्लियर नहीं होती, इसलिए मैंने दोनों मेथड तो आपको बता दी है, पैरेलैक्स मेथड और ये वर्नियर कैलिपर का। बोलो। बता दो। तो नेक्स्ट है, चलो हमारे पास में डायमेंशन, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल डायमेंशन तो आपको पता ही है, 7 फंडामेंटल डायमेंशंस, ठीक है। तो जैसे डायमेंशन ऑफ लेंथ, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ मास,
नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ टाइम, ये इनकी यूनिट पे ले रहा हूँ साथ में। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये यूनिट हो गया इसका। डायमेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ, कितने हो गए, 5 हो गए ना। डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, कैंडल यानी CD लिखते हैं। और एक है डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये फंडामेंटल है, बाकी सब इससे डेराइव होंगे, है ना। तो डायमेंशन क्या है वैसे, तो इसके बारे में बताता हूँ। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा ऊपर को ना वो लिखना था। सर हमने लेंथ, मास और टाइम का हिस्सा यूनिट क्यों नहीं यूज किया सर? इसका ये लेंथ, डायमेंशन लिखा मास मैंने, और टाइम। डायमेंशन फॉर्मूला इधर से ले, डायरेक्ट जो लिखा है ना। तो जैसे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो गई मीटर, इसकी होगा किलोग्राम, इसका होगा सेकंड, इसका यूनिट ए ही लेना है, इसका केल्विन ही लेना है, इसका कैंडेलाइन लेना है, इसका मोल ही लेना है। ठीक है, ये ऐसा ही यूनिट हो गया इसका। हो गया सर। तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, तो क्या होता है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities must be raised to represent that physical quantity. ओके तो डायमेंशंस क्या होगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की जब डायमेंशन की हम लोग बात करेंगे तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, तो उन पर कितनी क्या क्या पावर्स है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड
टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो मैं, जैसे एक एग्जांपल है, डेंसिटी का एग्जांपल लेते हैं मान लो। तो डेंसिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें मालूम है कि मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना, ये मालूम है सबको, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लेते हैं हम लोग, है ना। तो हमें चाहिए कि जैसे डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या है, हमें क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी चाहिए हमें। तो आप देख रहे हो कि डेंसिटी, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब चलो रहने देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो पहले वो अगर मास की मैं बात करूँ तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, यानी m हो जाएगा, और वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को हम लोग एल की टर्म में देखेंगे तो वॉल्यूम का क्या होगा, मतलब मीटर क्यूब होता है, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हम लोग एल क्यूब। ये इसका यानी इसका मतलब डायमेंशन इन, अगर वॉल्यूम की बात करें तो डायमेंशन लेंथ कितना हुआ इसका, 3 हुआ ना। मास की बात करें तो डायमेंशन इन मास कितना हुआ इसका, 1 हुआ ना। तो डेंसिटी का कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टी तो 0 ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी आप लिखोगे एम एल माइनस 3 टी 0, जनरली ऐसे डिनोट किया जाता है इसको, है ना। तो क्या हो गया इसका मतलब, डायमेंशन इन मास कितना हुआ, 1 हुआ ना। डायमेंशन इन मास कितना आ रहा है, 1। डायमेंशन इन लेंथ कितना आ रहा है, -3, एंड डायमेंशन इन टाइम कितना आ रहा है, 0। ये तो लिखवाया था मैंने, देखो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स to which the fundamental quantities must be raised to represent that physical quantity। यानी डायमेंशन इन मास कितना है, 1, डायमेंशन लेंथ कितना है, -3, डायमेंशन टाइम कितना है, 0। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो डायमेंशन इन लेंथ कितना होता है उसका, 3 होता। मास की बात करेंगे तो डायमेंशन इन मास कितना उसका, 1 है। ठीक है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी का भी बता सकते हैं हम लोग, जैसे अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, डायमेंशन ऑफ फोर्स की बात करें जैसे, तो फोर्स की बात करेंगे तो हमें मालूम है कि F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है ना। अब F m क्या है यहाँ, इसका मतलब m तो हो गया मास, और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है अपने को, तो मास का क्या लिखोगे, m, और एक्सेलरेशन का क्या होता है वैसे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो l बाई सेकंड स्क्वायर, यानी कितना हो गया, m l, तो सॉरी ये t हो जाएगा ना, तो m l t -2, यानी इसका मतलब क्या हो, डायमेंशन इन मास कितना है इसका, 1, डायमेंशन इन लेंथ 1, एंड डायमेंशन इन टाइम -2, ये होगा इसका। और ये इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। अब यहाँ क्या होता है कि हम लोग ये डायमेंशंस जो हमने पढ़ा है, या जो डायमेंशन एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन क्या है। तो दरअसल इसका एप्लीकेशन एक तो ये है कि अगर मान लो कोई फॉर्मूला आपने को डेराइव करना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा है कि मान लो किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करना है तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं।
है ना। तो इसके थ्रू आप उसकी करेक्टनेस वो करेक्ट है कि नहीं, जो फॉर्मूला हमने बनाया, तो अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होगा तो हम अननोन जो भी होगा उसका बता के देख सकते हैं कि वो मतलब करेक्ट है कि नहीं। हरी बात में और क्या क्या कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है, दूसरा करेक्टनेस भी पता चल गई है, और क्या किया जा सकता है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है कि यूनिट चेंज करना, है ना। तो आप यूनिट चेंज कर सकते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। मान लो सीजीएस जैसे यूनिट सिस्टम है, उसमें से आप एमकेएस में कन्वर्ट कर सकते हो, या सीजीएस से आप एसआई यूनिट में चेंज कर सकते हो, एफपीएस में चेंज कर सकते हो, है ना। तो इसके कुछ एप्लीकेशन वो भी बताता हूँ मैं आपको। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जैसे पहला है कि टू कन्वर्ट the physical quantity from to convert the physical quantity from one system of unit to another system of unit। इसमें कॉन्सेप्ट है, होता क्या है, जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। यानी मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, है ना। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना है। तो व्हेन अ फिजिकल quantity is converted from one system of unit to another system of unit, its magnitude will remain same। तो मैग्नीट्यूड मतलब इसका मतलब हुआ कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2, यानी n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। तो ये क्या हमारे पास में ये मैग्नीट्यूड होता है, और ये इक्वल टू क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। एक तो ये हो गया, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। दूसरा है to check the correctness
to check the correctness of a physical relation. To check the correctness of a physical relation, है ना, और यानी इसका मतलब हुआ, वो बताएंगे आगे चल के। तीसरा है to deduce the relation to derive the relation between the physical quantities. ठीक है, जैसे ये वाला इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि मान लो जैसे किसका, इसका, इस वाले कॉन्सेप्ट का कि हमें मान लो कन्वर्ट करना है इसको एसआई से, एसआई जो सिस्टम है उसे सीजीएस में लेके जाना है। सी मतलब क्या हो गया यहाँ, सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड, है ना। तो किसको एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में किसको लेके जाना है, मान लो 1 जूल को कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास में मैग्नीट्यूड है। 1 क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू की, जूल क्या हो गया इसका, जूल हो गया कि यूनिट हो गया। अब जूल क्या है, ये एनर्जी की यूनिट है ना। तो एनर्जी की अगर यूनिट है तो इसमें क्या क्या होता है, देखो जूल की जब हम बात करते हैं तो इसको आप 1 न्यूटन मीटर भी ले सकते हो, या 1 न्यूटन को आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, यानी आप लिख सकते हो यहाँ 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इसमें हम लोग यहाँ लिखेंगे एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम, यहाँ हो जाएगा हमारा सीजीएस सिस्टम। तो इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ n1 इक्वल टू 1 है ना। अब ये आप यहाँ देखो पहले m क्या है यहाँ, तो m इक्वल टू आप लिखोगे 1 kg, है ना, किसमें, एसआई में। तो 1 kg को आप करोगे 1000 ग्राम में। फिर इसका देखेंगे एल का, है ना। तो ये L1 ले लेता हूं मैं, तो कितना है 1 मीटर है, ये हो गया 1 मीटर, यानी इसको आप लिखोगे 100 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास में T1, ये हो जाएगा 1 सेकंड। उसी तरह N2 यहाँ नहीं मालूम है, लेकिन इसका M1 क्या लिखोगे 1 ग्राम, इसका L2 क्या लिखोगे 1 सॉरी ये M2 है, और इसका और L2 इसका 1 सेंटीमीटर, और T1 इसका क्या लिखोगे 1 सेकंड। तो इसमें फॉर्मूला कैसे लगाना, देखो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 है। तो N1 हमारे पास इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ क्या मिलेगा अपने को, तो मिलेगा M1 L1 का होल स्क्वायर S माइनस, यानी S की जगह T, ये -2 और ये T1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा N2 M2 L2 का होल स्क्वायर T2 पावर -2, यहाँ रखेंगे तो N1 M1 को क्या लिखोगे 1000 ग्राम, L1 को 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर,
और इसको 1 सेकंड टू पावर -2 इक्वल टू n2। m2 को क्या लिखोगे 1 ग्राम, इसको क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, इसको 1 सेकंड टू पावर -2। तो अब ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सब कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली L2 की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, वो आ गई 10 टू पावर 7। ठीक है, क्या गया n2 की पावर, n2 इक्वल टू कितना आ गया 10 टू पावर 7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 जूल इक्वल टू हुआ 10 टू पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड टू पावर -2, और इस पूरे को हम बोलते हैं आर्ग, यानी 10 टू पावर 7 आर्ग। तो ये कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, सर जरा ऊपर ले सकते हो ऊपर। ये ना यहाँ से कहाँ से लिखना है, सर बस एग्जाम्पल ही यही से लिखना है। यही से सर ये। हाँ सर ये एग्जांपल सर। हो गया सर। हो गया ना। अब जैसे एग्जाम्पल है आपका, ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2.3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड इट इक्वल्स अबाउट, तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है दरअसल 4.2 जूल। इसका मतलब कैलोरी को इसने कन्वर्ट कर दिया जूल में, तो ये आ रहा है हमारे पास, यानी N1 की वैल्यू तो 1 है, N2 की वैल्यू यहाँ क्या है 4.2 है, लेकिन अब इसको भी कन्वर्ट करना चाह रहा है। तो ये कह रहा है, और इसने एक चीज और दिया अपने को, 1 जूल इक्वल टू इसने दिया हुआ है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड टू पावर -2। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा kg, यानी हमारे पास में देखो ये हो गया, क्योंकि 1 कैलोरी को कन्वर्ट करना है तो 1 कैलोरी इक्वल टू क्या रहा है, ये आपके पास में एनसीईआरटी बुक है क्या? हाँ सर है। हाँ, उसमें देखो क्वेश्चन 2.3 देखो सर, ये करवा देता हूँ मैं आप लोगों को।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी हाँ हाँ सर। सर अभी आ रही। रुको यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये क्वेश्चन समझ लिया था आप लोगों ने? कहाँ तक पढ़ लिया था आपने इसमें? ये तो लिख दिया था ना मैंने, ये वाला पॉइंट तो। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक बार दोबारा समझाइए ना सर। मैं ये कह रहा हूँ, देखो यहाँ से हमें 1 कैलोरी इक्वल टू दिया इसने 4.2 जूल है, और इसने कहा कि आप इसने कहा कि एक नया सिस्टम है जिसमें मास है अल्फा केजी, लेंथ है बीटा मीटर, और टाइम है गामा सेकंड। ठीक है, इसको एसआई यूनिट से अपने को कन्वर्ट करना है इस वाली यूनिट में। तो हमने देखा कि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं करता है, तो ये हमारे पास है। तो यहाँ देखो एसआई यूनिट की जब बात करेंगे तो N1 तो कितना है इस केस में? 4.2 है ना। M1 कितना है? 1 kg, L1 1 मीटर, T1 1 सेकंड। न्यू सिस्टम में N2 नहीं मालूम है, M2 क्या है? अल्फा kg, L2 क्या है? बीटा M, और T2 क्या है? गामा S। क्योंकि इसने कहा a calorie is a unit of heat energy and it equals about 4.2 joule, where 1 joule equal to 1 kg meter square per second square. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equals alpha kg, the unit of length equals beta meter, the unit of time is gamma second. So that a calorie has a magnitude 4.2, alpha to power -1, beta to power -2, gamma to power 2 in terms of the new units. ये बताना था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमने रख दिया, वो अपने आप एडजस्ट करके आ गया। ओके, क्लियर है? यस सर। अब जैसे एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं।
सर सर एक 1 मिनट मिनट। कॉपी कर रहे हैं। अच्छा कर लीजिए। हो गया सर। हो गया ना? नहीं सर 1 मिनट। हाँ लिख लीजिए। सर हो गया। अब जैसे एक क्वेश्चन है, चलो ये तो हो गया, इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। मैं आपको ये बताता हूँ कैसे रिलेशन फाइंड करते हैं, कैसे फॉर्मूला डेराइव करते हैं। एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कि कैसे नया फॉर्मूला डेराइव करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ क्योंकि फॉर्म हमें समझ में आएगा कि कैसे इसको यूज करेंगे डायमेंशंस को। जैसे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन दे रखे होंगे ना, नहीं दिया क्या? जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इफ velocity of light c, the constant of gravitation g, and Planck's constant h be chosen as fundamental units, find the dimensions of mass, length, and time in terms of c, g and h। ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो, है ना। तो पहली बात तो हमें न जी का पता है न एच का पता है, सी का तो पता है। तो सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा यहाँ, मीटर पर सेकंड, यानी एम एल सॉरी मीटर पर सेकंड है ना, तो m 0
तो m0 l t माइनस 1, लेकिन g का तो नहीं पता है, लेकिन g का फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि आपको मालूम होगा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 बाई r स्क्वायर ना। तो g का यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, और f का हमें मालूम है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ना, इनटू r स्क्वायर बाई m1 m2 ना। तो g का यहाँ से निकालेंगे कैसे, m का क्या लिखोगे आप, मास का m लिखोगे, और ये मीटर पर सेकंड यानी l t माइनस 2, इसका l स्क्वायर बाई इसका m, इसका m, तो कितना आ गया m2 पावर माइनस 1, क्योंकि m से m कैंसिल आउट हो गया, l2 पावर 3 और t2 पावर माइनस 2। ये समझ में आया पहले तो इस तरह से हम लोग, क्योंकि इसलिए हम लोग इस टॉपिक को लास्ट में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता चल जाए। वैसे तो अपने को दो ही फिजिकल क्वांटिटीज मेनली याद रखनी होती है, फोर्स और एनर्जी, बाकी सब डेराइव हो जाते हैं, मालूम है, सबके सब डेराइव, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में है ना, सबकी डायमेंशनल फॉर्मूला में निकाल सकता हूँ, केवल मुझे दो याद है, बाकी को मैं क्या करता हूँ, रिलेट करता हूँ फोर्स से और एनर्जी से, और कहीं ना कहीं सारी फिजिकल क्वांटिटीज फोर्स और एनर्जी से कहीं ना कहीं रिलेशन में रहती है, इसलिए सब मिल जाती है आपको। तो जी का मिल गया। उसी तरह अब एच की बात करें तो एच का आपको पता होगा, ये तो मालूम होगा, कुछ आइडिया होगा आपको, ये होता है E इक्वल टू एच न्यू, याद आ रहा है कुछ। E क्या है, एनर्जी, तो एनर्जी का क्या होगा, वो वैसे तो अभी हमने निकाला तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आया था, और एच का अपने को चाहिए तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1/t होता है, यानी एच का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो ये जैसे ये फॉर्मूला आपको याद होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा है ना, ये आपने 9th या 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था है? पढ़ा है सर। तो वहीं से मैंने यूज कर लिया है। अब मुझे H मिल गया, C मिल गया, डायमेंशन मिल गए इनके सबके, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया, G का मिल गया। तो डायमेंशनल एनालिसिस ये कहता है, यानी इसमें हम लोग नया फॉर्मूला डेराइव करते हैं। तो इसने कहा कि मास का बताओ, मास के डायमेंशन जो बताओ किस फॉर्म में, CGH की फॉर्म में। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पहला मैं ले रहा हूँ मास को लेकर, तो इसको हम लोग लिखते हैं दरअसल ऐसे, मास है तो m is directly proportional to C to power A, H to power B and G to power C, ये याद रखना है। यानी आप इसको चाहो तो यहाँ ये रहने दो, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको लिखो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा, या मास इक्वल टू हो गया के कांस्टेंट है यहाँ, C टू पावर A, H टू पावर B, G टू पावर C। ये अब मैं डायमेंशनल जो नया फॉर्मूला कैसे डेराइव करेंगे, यानी मास को हमें इस डायमेंशनल फॉर्मूला में लेके जाना, जहाँ C भी होगा, H भी होगा, G भी होगा। तो क्या करेंगे, कैसे करना होता है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे m इक्वल टू के, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशंस नहीं होती है। C की जगह क्या लिखोगे आप, C क्या हमारे पास में ये, तो आप यहाँ लिखोगे m0 l t टू पावर माइनस 1 टू पावर a, h का फॉर्मूला ये है, h का फॉर्मूला क्या हमारे पास में, तो m l स्क्वायर t माइनस 1 इंटू g का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला, m माइनस 1 l, एक मिनट, ये पावर b होगी यहाँ, l क्यूब t माइनस 2 टू पावर c। वाले ने तो कंफ्यूजन हो रहा है तो भाई कंफ्यूज करेगा ABC, इसको XYZ ले लेते हैं, XYZ, XYZ, X Y एंड Z, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले m को साथ में लेंगे, तो ये क्या है, तो यहाँ देखो m2 पावर क्या है, यहाँ तो x को यहाँ जाएगा तो 0 हो गया, तो लेकिन यहाँ m2 पावर क्या हो रही, y, यानी m y, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा z, फिर ये समझ में आ रहा है मैंने कैसे लिखा,
यहाँ क्या है, m2 पावर y होगा, यहाँ m2 पावर 0 है तो यहाँ तो m2 पावर 0 रह जाएगा। तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, इसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। फिर ये क्या हो गया माइनस z, फिर l के लिए लिखेंगे तो x प्लस 2y प्लस 3z। फिर टाइम के लिए लिखेंगे तो माइनस x माइनस y माइनस 2z। अब कंपेयर करेंगे तो इधर कितना है, यहाँ तो बनी यानी m की पावर, तो 1 इक्वल टू क्या लिखोगे y माइनस z। लेकिन इस साइड आप देख रहे हो राइट साइड लेफ्ट साइड में देखो आप, ये क्या आ गया 0 इक्वल टू क्या लिखोगे x प्लस 2y प्लस 3z। मतलब l मैंने नहीं लिया वहां, इसका मतलब है कि l की जो पावर है वो 0 है, तो इसके इक्वल कर देंगे। फिर हमारे पास में t की पावर भी इस साइड में क्या है 0 है, तो 0 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z। ये समझ में आ गया। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो हमारे पास में मास का जो आएगा फाइनली आंसर, तो वो आ जाता है h2 पावर हाफ c2 पावर हाफ और g2 पावर माइनस हाफ। तो जिस तरह से मास का निकाला है उसी तरह टाइम का निकालोगे, तो मास की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ टाइम आ जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट यही लगाना है। मेरे ख्याल से आइडिया आ गया होगा आपको। तो यहाँ मैं उसका बताता हूँ, किस किस का पूछ रहा था मैं, टाइम, मास, लेंथ और टाइम। तो मैं तो हुआ मास का, और किसका बताना अपने को, लेंथ का। तो लेंथ का क्या हो जाएगा भाई, लेंथ का आ जाएगा h2 पावर हाफ c2 पावर माइनस 3/2 और g2 पावर हाफ। और टाइम का भी आ गया, टाइम का क्या आ जाएगा h2 पावर हाफ c2 पावर माइनस 5/2 और g2 पावर हाफ। सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये एक तरीका मैंने आपको इसका तो बता दिया, इस तरह से भी करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके मेंस के पर्पज से भी और एडवांस के पर्पज से भी और बोर्ड के पर्पज से भी, क्योंकि बोर्ड में, मेंस में, एडवांस में सब में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से कर लेंगे हम लोग। भाई क्लियर है सबको यहाँ? हाँ सर सर। मास वाला पार्ट फिर से समझाओ ना, कौन सा वाला? मतलब मास और सब कुछ। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि मास की यूनिट बताओ या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी टर्म में, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है जिससे हम लोग एक तरह से एक फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ यूज कर लिया कि तो क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, वो रिलेशन ऐसे निकालेंगे सबको। लेकिन क्वांटिटीज क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ इस केस में क्या है कि सब मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी रिलेशन की बात करेगा तो वो प्लस माइनस वाला अगर है उसकी नहीं, या तो डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, वही इससे हम डेराइव कर सकते हैं। तो ये इसका लिमिटेशन भी है कि आप प्लस या माइनस में अगर फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही है तब आप उनको नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये फॉर्मूला मैंने बताया, इसमें आप किसी का भी डेराइव कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसमें क्या करना है आपको, जैसे उसने कहा मास का इसके टर्म में बताओ, तो फिर आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ये मेथड बताया मैंने आपको कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो मैंने बताया दरअसल ये एक प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस को फॉलो करना है आपको। कि पहले क्या करेंगे, ये इस तरह से लिख लेंगे सबको, फिर ये कांस्टेंट ले लेंगे, फिर सबकी फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे, है ना, मतलब सबका डायमेंशनल जो फॉर्मूला है सबका लिख देंगे जैसा है एज इट इज। और उसके बाद में हम लोग इनको कंपेयर कर लेंगे, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो मास आया ना आपका, वो ये अपने आप आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या मिली, यहाँ एक्स की वैल्यू मिली आपको हाफ, वाई की वैल्यू क्या मिली आपको हाफ, और जेड की वैल्यू इस केस में क्या मिली माइनस हाफ। और फिर एल के केस में गए आप तो फिर ये वैल्यू मिल गई अपने आप। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने आप मिल गई आपको, ठीक है ना। जैसे आपको क्लास में मेरे ख्याल से इसका भी बताया होगा, जैसे मास एनर्जी इक्विवेलेंस
एक इक्वेशन होती है E इक्वल टू mc², उसका भी डेरिवेशन बताया होगा इसके थ्रू। जैसे मैं उसका डेराइव करके दिखाता हूँ आपको। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, तो होता क्या है कि जो एनर्जी है वो ये देखा गया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती मास टू पावर x, है ना, और c टू पावर y। अब ये रिलेशन अपने को बताना है, वो आपको इंफॉर्मेशन देगा। वो कहेगा कि जो एनर्जी है वो मास पे डिपेंड कर रही है और स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है, तो बताओ कि इनमें रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है मैंने क्या कहा, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो E एनर्जी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, लेकिन उसके पहले E इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं K m टू पावर x c टू पावर y। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m l टू पावर 2 t टू पावर -2 इक्वल टू K, तो एक कांस्टेंट है और ये मास है, ये हो जाएगा हमारे पास में m टू पावर x, और ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये हो जाएगा l इंटू टी टू पावर -1 टू पावर y। तो ये हो गया हमारे पास में K mx ly t टू पावर -y, तो हो गया m l² t -2। यानी कंपेयर करेंगे, यहाँ m की जगह m टू पावर क्या है 1 है ना, m टू पावर क्या है यहाँ 1 है, तो आप लिखोगे x इक्वल टू 1, फिर y इक्वल टू क्या है यहाँ 2, और t इक्वल टू क्या रहा है यहाँ, t इक्वल सॉरी माइनस x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, और t की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब सॉरी y की वैल्यू फिर से देखो, इसको कंपेयर करोगे तो y इक्वल टू क्या आ जा रहा है -2 चला रहा है, सर 2 आ है ना, रहा है। 2 आ रहा है प्लस ना सर, प्लस 2 आ रहा है, हाँ, है ना। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। इसका मतलब क्या हो देखो, E इक्वल टू हो गया K m की वैल्यू मतलब m टू पावर 1 c टू पावर 2, कितना हो गया K m c², और एक्सपेरिमेंटली देखा गया K की वैल्यू 1 आती है, तो एक्सपेरिमेंटली it is obtained that K इक्वल टू क्या है यहाँ 1 है, तो ये रिलेशन मिल गया अपने को। ठीक है ना, तो इस तरह से डेराइव करते हैं। ओके, चलो फिर आज इतना ही, चलिए फिर, ओके बाय बाय, सर बाय सर, बाय बाय, बाय सर। बाय बाय, बाय बाय।